सर आपने नूर मुकद्दम का तो सारा मामला पूरी दुनिया में, मतलब जहां-जहां मैं समझती हूँ उर्दू बोली और समझी जाती है, यानी पाकिस्तानी जहां पे बस रहे हैं, वो तो लरज़ के रह गए हैं और ख़वातीन अपने आप को बहुत गैर महफूज़ महसूस कर रही हैं। ब्रेन के कौन-सा हिस्से से ये हुक्म आता है या ये तजवीज़ आती है कि ऐसे करना, और ऐसे क्यों मुमकिन होता है? और क्या मतलब सारे वो कौन से अमल होते हैं जो इंसान को इस तरफ राग़िब करते हैं? देखिए, इसमें तो कुछ जेनेटिक्स के कंपोनेंट्स हैं। अगर आप चिंपैंज़ीज़ को देखें, जो बंदर हैं, हम अक्सर यानी डार्विन यही कहते थे कि ये हम हज़रत इंसान, ये उन्हीं उन्हीं से निकल के इस शोबे में आ गए हैं। तो ये जितने भी हमारे यहाँ यानी चिंपैंज़ीज़ थे, अगर आप इनको देखें तो इनके अंदर जितने भी मेल हैं, वो हाँ। मेल जो हैं वो रात को प्लान बनाते हैं कि हमने जो साथ वाला ट्राइब है, उस पे हमने हमला करना है। ख़वातीन को मालूम नहीं होता, ये 8-10 होते हैं और पूरे प्लान के साथ ये दूसरा जो कबीला है उस पे हमला करते। अब आप देखिए हमारे यहाँ भी अक्सर होता है कि बच्चे से 5 साल का बच्चा है, उससे आप बकरे के गले पे छुरी भिड़वा रहे हैं, कि ये निडर निकलेगा। अब आप देख लिया, उसने खून भी देख लिया, ब्लड भी देख लिया, उसके अंदर जो है वो समझता है कि ये कोई बात ही नहीं है, अभी इसकी पुलाव बनेगी, बिरयानी बनेगी, दिस इज़ ऑल फाइन। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें बिल्ड अप होती चली जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को ज़िंदगी की, जान की कोई कदर और अहमियत रहती ही नहीं है। अपनी महरूमी का एहसास थोड़े अरसे के लिए चला जाता है उनके ज़हन से, और वो फिर वायलेंट क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं कि इसको भी मार दिया, बीवी को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया, और कुछ नहीं मिला तो घर में कुत्ते की पिटाई लगा दी, छोटी ज़रा-सी बात के ऊपर। आदाब, मैं हूँ शफ़क़त जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज जो हर चैनल पर और हर ज़बान पर जो एक किस्सा है, वो है नूर मुक़द्दम के बहुत ज़ालिमाना अंदाज़ से कत्ल होने का। और बहुत सारे चैनल्स उसकी तफ़्शीश में शामिल हो गए हैं, अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे इस सिनेरियो में कि आखिर इंसान इस हद तक कैसे पहुँच जाता है कि वो इतना ज़ालिम बन जाए कि किसी का गला काट दे। और इस सिलसिले में कि हम जानेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल मज़ीद किसी गलत राह पे ना चले, तो हम एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब उनको कैसे सीधी राह पे ला सकते हैं। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक़्त फिर मौजूद हैं डॉक्टर नवीस सैयद, जो कि साइंटिस्ट भी हैं और ब्रेन के हवाले से उनका काम बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से आपको समझा सकते हैं। पाकिस्तान का फ़क्र हैं, सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तानी हुकूमत से हासिल किया हुआ है। इस वक़्त कनाडा में मौजूद हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हम सबके लिए बाइज़ फ़क्र है। हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। कैसे मिज़ाज है आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़त, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके टीवी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जो है माशाल्लाह से ऐसे-ऐसे टॉपिक्स और इश्यूज़ को लेकर आती हैं कि जो हमारी यानी एक तो ज़हनी जो कशमकश है इन मामलात को सुलझाने की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के हवाले से आज ही हाँ। रिपोर्ट आया हुई है कि 157 यानी ममालिक जिनके अंदर फैमिली वायलेंस और या औरतों पे मज़ालिम में हाँ। पाकिस्तान 153 नंबर पे है। तो देखिए ये इश्यूज़ तो रियल हैं और इन पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके सियाक़-ओ-सबाक़ समझने, इनको अगर एलिमिनेट करना है, तो सियाक़-ओ-सबाक़ यानी बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल यही सही। जो आप काविश करती हैं, ये काबिल-ए-तहसीन है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सर आपने नूर मुक़द्दम का तो सारा मामला पूरी दुनिया में, मतलब जहाँ-जहाँ मैं समझती हूँ उर्दू बोली और समझी जाती है, यानी पाकिस्तानी जहाँ पे बस रहे हैं, वो तो लरज़ के रह गए हैं और ख़वातीन अपने आप को बहुत गैर महफूज़ महसूस कर रही हैं। सर इसकी ये आखिर जो बैकग्राउंड हमें पता चला है कि एक एजुकेटेड फैमिली का बंदा, जो कि जिसकी अपनी माँ साइकियाट्रिस्ट है, जो कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज़ अ काउंसलर भी
काम भी कर रहा है, लेकिन चले जो भी उसका बैकग्राउंड है कि वो मनशियात का आदी था या वो तशद्दुद पसंद था, लेकिन सर इस हद तक जाना ये ब्रेन के कौन-सा हिस्से से ये हुक्म आता है या ये तजवीज़ आती है कि ऐसे करना और ऐसे क्यों मुमकिन होता है? और क्या मतलब सारे वो कौन से अमल होते हैं जो इंसान को इस तरफ राग़िब करते हैं? सर मैं चाहूँगी बड़ी तफ़सील से आप हमें बताएँ इसके बारे में। ये आपने कई पीएचडी के टॉपिक खोल दिए हैं, लेकिन देखिए जो आपने बात की ये दोनों फैमिलीज़ चले हुँ। ना ये जाहिल लोग हों, अनपढ़ हों, जिनको कानून, क़वानीन की सख्ती और इन चीज़ों के मज़ालिम के बारे में ना पता हो, हाँ। ह्यूमन राइट्स के या वुमेन राइट्स के बारे में ना पता हो, चले उनसे तो ये तवक्को है कि घर में मारपीट रहती है। लेकिन हाँ। ये दोनों मोस्ट एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं एंड दे आर द रिचेस्ट फैमिलीज़ इन इस्लामाबाद। बिल्कुल। कि कोई गरीब-गुरबा हो तो उसके लिए देखिए जो बायोलॉजी है वायलेंस की उसको समझना ज़रूरी है। हाँ। देखिए इसमें तो कुछ जेनेटिक्स के कंपोनेंट्स हैं। अगर आप चिंपैंज़ीज़ को देखें जो बंदर हैं हम अक्सर यानी डार्विन यही कहते थे कि ये हम हज़रत इंसान ये उन्हीं उन्हीं से निकल के इस शोबे में आ गए हैं। तो ये जितने भी हमारे यहाँ यानी चिंपैंज़ीज़ थे, अगर आप इनको देखें तो इनके अंदर जितने भी मेल हैं, वो हाँ। मेल जो हैं वो रात को प्लान बनाते हैं कि हमने जो साथ वाला ट्राइब है, उस पे हमने हमला करना है। ख़वातीन को मालूम नहीं होता, ये 8-10 होते हैं और पूरे प्लान के साथ ये दूसरा जो कबीला है उस पे हमला अच्छा उसमें हमला करने की वजह ये नहीं कि उनकी औरतें उठा लाएँ, उनके हाँ। बच्चे उठा लाएँ, उनके फल चुरा लें, उनकी जगह पे कब्ज़ा कर लें, नहीं। इनका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि जाके उनको जिस कदर शिद्दत के साथ ये ज़ख्मी कर सकें, मार सकें, बस वो काम है। और ये 8-10 मेल जाते हैं और अपने टारगेट्स को पिक करते हैं और इस बुरे तशद्दुद के साथ उनका हश्र करते हैं कि अक्सर को मार डालते हैं या उनको मरा हुआ समझ के छोड़ देते हैं। हाँ। और उसके बाद ये वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ तो साइंटिस्ट ने ये तस्वुर किया है कि ये हमारे अंदर जो जेनेटिक देखिए हमारी जीन्स ऑलमोस्ट 98% वो बंदरों ही से मिलती हैं चिंपैंज़ी से। तो हुँ। न्यूरोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये हमारे जीन्स के अंदर ये वायलेंस का यानी जज़्बा कहीं न कहीं पोशीदा है, उसको भी मद्देनज़र रखना है क्योंकि देखिए ना उनमें उन बंदरों को देखें आप चिंपैंज़ीज़ को, ना तो वो समाजी इंटरेस्ट है, ना वो उनकी औरतें चुराने में, ना उनका माल चुराने में, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद यही होता है कि जाके तशद्दुद करें और इस बुरी तरह से करें कि उनको हम काट-पीट के जो है ना बिल्कुल चीथड़े उड़ा दें। तो हाँ। एक ये है। तो अब बिल्कुल केनिया के बॉर्डर के ऊपर इंसानों में देखें तो टर्कना का जो ट्राइब है, वो काऊ हंटर्स हैं, वो काऊ गैदरर्स हैं। यानी वो गाय इकट्ठी करते हैं क्योंकि गाय कि उनके लिए समझे बहुत अहम ज़रिया-ए-माश है। दूध भी हुँ। देती है, बच्चे भी देती है, गोश्त के भी काम आती है। तो ये क्या करते हैं, सब के सब मेल जो हैं, ये हमला करते हैं दूसरों के ट्राइब पे और उनकी गाय चुराते हैं। अब इनमें अगर आप देखें तो 40% लोग इनमें ऐसे हैं मर्द जो सब के सब जिन या तो उनके यहाँ मिशैटी के निशान हैं, कटे कट लगे हुए हैं या बुलेट के निशान हैं। तो वो हुँ। जाके उनकी गाय उठा कर लाते हैं और मकसद सिर्फ़ गाय चुराना और उठाना होता है। तो उसपे भी लोगों ने बहुत रिसर्च की कि इसकी वजह क्या है कि ये हाँ। एक-दूसरे के साथ नहीं लड़ते, मगर ये जब तशद्दुद पे आते हैं दूसरों के ऊपर, तो अपने बेनिफिट्स को गेन करने के लिए इस हद तक तशद्दुद तक आ जाते हैं। तो देखिए बहुत सी इसके पीछे रिसर्च है, तो हमारे जो दिमाग के हिस्सों में से, जो हिस्सा जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, जो बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे है, तो हुँ। उसमें छोटा-सा स्ट्रक्चर है जो कि चिकन नगेट की तरह से है, 2 उसके पोर्शन्स हैं ऐसे या उसको समझ लीजिए बादाम की शक्ल का है। तो ये जो अमिगडाला जिसको कहते हैं हम अमिगडाला जो कि तमाम जानवरों में अल्लाह ने वसीयत किया हुआ है जो उनको अपने इर्द-गिर्द के हादसात और चैलेंजेस से डील करने के लिए
वो कार फरमा है, वो आपको बताता है कि इस चीज़ में ये खतरा है, सांप को देखा तो इसमें खतरा है, ये बिच्छू है, तो वो आपको तैयार करता है और अक्सर ख्वाब में भी जब आपको नाइटमेयर्स आते हैं, तो हाँ, वो बिल्कुल। आपको तैयार कर रहा होता है कि ज़िंदगी के जो असल हालात में कभी ऐसी सूरत-ए-हाल आ जाए तो तुम्हें उसको ऐसे रिएक्ट करना है, तुमने ये करना है। तो अमिगडाला जो है, ये हमारे फ़ियर में, इसके अलावा हमारे एग्रेशन में और हमारे सोशल इंटरैक्टर में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके बगैर आप ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ है, सड़क पे आप जा रही हैं, गाड़ी कुचल ना दे, तो आपका अमिगडाला फ़ौरन आपको अलर्ट करता है। मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को कोई अगवा ना कर ले, कुछ करना अमिगडाला फिर आ जाता है। तो आपको चाय गरम भी है, आप पी रही हैं इस वक़्त, तो आपका अमिगडाला आपको बता रहा है कि ये गरम चाय है, ऐसा ना हो कि मुँह जल जाए। तो ये हाँ, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही अहम है। तो ये नहीं है कि आप इसको काट के फेंक दें अगर ये वायलेंस में है। तो ये अमिगडाला जो है आपकी फ़ियर को, एग्रेशन को, सोशल इंटरैक्शंस को इम्प्लीकेट में इन्वॉल्व है और यही जो है हमारे क्राइम्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो रिसर्चर्स ने जो इन्हें रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि जो 26 साल के ओल्ड मेन हैं उनका जो एमिगडाला का वॉल्यूम है, साइज़ जो है, वो छोटा है, बनिस्बत उनके हम असरों के या दूसरे लोगों के। तो जिन्होंने वायलेंस करते हैं, जो देखिए, जिन्होंने सीरियस क्राइम्स, मर्डर्स कमिट किए होते हैं, उनका हाँ, जो एमिगडाला है, जिससे खौफ व हरास आता है, चाहे खुदा का खौफ है, कानून का खौफ है, इंसानियत का खौफ है, अज़ीज़ व अक़ारिब का खौफ है, उनका एमिगडाला 17 से 27% तक छोटा होता है। स्मॉलर होता है। तो जब हुँ, वो स्मॉल होगा तो उनके अंदर फ़ियर जो है ना, वो भी ज़्यादा उस हद से कम हो जाता है। तो अच्छा, वो हुँ, इतने फ़ियरफुल उसमें नहीं होते। तो उनका एक तो अमिगडाला का जो वॉल्यूम है, वो छोटा होता है और उसकी भी हम थोड़ी-सी यानी गुफ्तगू करेंगे कि वो छोटा क्यों होता है और कब से हाँ, होता है और कब तक वो रहता है। तो एक तो हुँ, देखिए उसका वॉल्यूम लोअर वॉल्यूम्स है और वो 3 गुना उनके अंदर गुन यानी कोई भी ऐसे वायलेंट क्राइम कमिट करने की टेंडेंसी आम इंसानों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है। अब देखिए एमिगडाला जो आपको प्रिपेयर करता है फ़ियर कंडीशनिंग में, आप रोज़मर्रा में आपको हालात से और खतरात से आगाह करता है। वो इन लोगों में शुरू ही से यानी एक तो उसका वॉल्यूम साइज़ कम होता है। जब हुँ, साइज़ कम होगा तो उनमें खौफ व हरास और डर कन का जो है वो मादा भी उसी हिसाब से कम होगा। अब वो बिल्कुल जब निडर हो जाते हैं, अब देखिए मैंने जो बंदरों की मिसाल दी थी, कभी हुँ, भी ऐसा नहीं हुआ कि इन बंदरों में से कोई एक को ज़रा-सी ख़राश भी आई हो। वो अच्छा, इतना वेल एग्ज़ीक्यूटेड उनका एक्शन होता है कि हम तशद्दुद ज़ुल्म करेंगे, हमें अच्छा फ़ील करेगा, लेकिन हाँ, कंडीशन ये होगी कि हम पे कोई ज़िच नहीं आनी चाहिए, हम पे कुछ कोई ज़ख्म नहीं आना चाहिए। तो देखिए वो उनकी एग्ज़ीक्यूशन ऐसी होती है। तो एक तो देखिए अमिगडाला का वॉल्यूम जो है ना वो उसमें कम होता है। और उनके अंदर जब ये वॉल्यूम कम होता है तो उनमें ए वायलेंट क्राइम करने की जैसे साइकोपैथिक ट्रेट्स हैं अम, वो उनमें बाद की उम्रों में आहिस्ता-आहिस्ता आने लग जाते हैं और उनके मुकाबले में कि जिनका अमिगडाला नॉर्मल साइज़ का होता है। और एक और अहम स्टडीज़ जो की गई हैं वो यानी एफएमआरआई की स्टडीज़ थी उसमें ये देखा कि जो फंक्शनिंग है, वो भी इस अमिगडाला की कम है। तो एक तो देखिए साइज़ कम है और इसकी जो काम करने का अमल है, वो भी कम है। तो एक तो देखिए आपके पास मवाद ही कम था पहले से, हाँ, करेंसी ही कम थी, फिर आपकी करेंसी उस मुल्क में चलती भी वैसे नहीं है, उतनी हाँ, उसकी अहमियत नहीं है। तो उसकी जो फंक्शनिंग है, वो भी उनके हिसाब से कम होती है। तो देखिए इसमें एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने देखा कि ये नहीं और ये जो डेफ़िसिट है, ये ब उनकी क्राइम करने से बहुत पहले ही से मौजूद होता है और उसका उसका असर वहाँ पे होता है। तो उसमें देखिए उन्होंने देखा कि जो बच्चे जो वायलेंट क्राइम करते हैं उनके अंदर बचपन ही से खौफ व हरास होता ही नहीं है। वो बिल्कुल निडर बचपन ही से निडर होते हैं।
जैसे हमारे अंदर भी ये टेंडेंसी थी, हमें याद है कि कभी रावी के पुल पे चले गए और वो दोस्तों को देखा और वो पुल इतना ऊँचा, दरिया चढ़ा हुआ बह रहा है और हमें तैरना नहीं आता, बस छलांग लगा दी। और वो हाँ, जब छलांग उसके अंदर लगा दी तो लोगों ने पूछा, "अरे बेवकूफ़, तुम्हें तैरना नहीं आता, तो हाँ, तुमने इतने दरिया के अंदर छलांग कैसे लगा दी?" तो हाँ। देखिए ये बचपन की ख़सलतें हैं कि आपको फ़ियर नहीं होता, तो आप देखिए हम को कातिल-वातिल तो बने नहीं मगर हम साइंसदान हाँ, बन गए। यहीं यहीं पे मैं आपको रोकना नहीं चाह रही थी कि आप फ्लो में बोल रहे थे, लेकिन मेरे ज़हन में फ़ौरन ये सवाल आ रहा है क्योंकि जब एक तो पहला सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि आस-पास के लोगों को यानी उनके बचपन से ही पता चल जाता है कि इनके साथ ये मतलब आपने तो साइंटिफिक उसमें बता दिया, हम उसको ज़बान में यूँ कहेंगे कि ये निडर है, ये बेखौफ है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी नूर मुकद्दम के केस में जो ज़ाहिर जाफ़र ने जिस तरह कत्ल किया तो उसका मतलब है कि उसके ब्रेन में भी वो साइज़ जो है वो छोटा होगा। लेकिन एक तरफ कातिल है और एक तरफ मैं सिपाहियों को देख रही हूँ, फौजियों को देख रही हूँ, जो कि सरहदों पर लड़ रहे हैं, बेखौफ होकर। यानी दोनों में एक ही चीज़ होगी ना, लेकिन एक पॉज़िटिव समत में जा रहा है, किसी को बचाने के लिए, एक कातिल बन रहा है। ये फ़र्क कैसे आएगा? क्योंकि जैसे आप निडर हैं ना सर, ऐसे ही मैं निडर हूँ। मैं भी ऐसे दौड़ जाती हूँ, डरती नहीं हूँ, तो कत्ल करने के बारे में नहीं सोच सकती। अब मैं आपके गुफ्तगू से पहले ये सोच रही थी कि मैंने शुरू में भी आपसे बात की और फिर कि मैं तो खुद बहुत मतलब बेबाक सी, बोल्ड सी और मैं समझती हूँ कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं हर काम कर लूँगी। ये मेरे ज़हन में होता है, लेकिन अब ये जो आपने चीज़ बताई है, तो अब इसमें फ़र्क कैसे होगा? वो अपनी लाइन्स अलग-अलग कैसे चूज़ करता है? नहीं, आपने जो है ना वो $1,000,000 का सवाल किया, ऐसे सवाल आमतौर पे एंकर्स कभी करते नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स भी नहीं करते, कि इसमें फ़र्क कितना-सा है, ज़रा-सा, यानी आप बिल्कुल एक तलवार की धार पे चल रहे हैं। तो हाँ, जो हमारे फ़ौजी हैं, उनके अंदर देखिए खौफ तो सब में होता है, ज़िंदगी और का मौत का तो सबको होता है, लेकिन जो उनके यहाँ शहादत का रिवॉर्ड उनको बताया गया है, वो हाँ, सुपरसीड कर लेता है फ़ियर को। देखिए हुँ, फ़ियर तो हर एक में होता है, फ़ियर का हुँ, तो ये नहीं ऐसी को अगर इंसान ही नहीं है, अगर उसमें फ़ियर ना हो क्योंकि फ़ियर के बगैर आप जंग के लिए भी तैयार नहीं हो सकते। आपको पता होता है दुश्मन वहाँ से गोली चलाएगा, आपको एहसास है कि इधर से बम गिर सकता है। आपको ये सब एहसासात हैं, लेकिन हाँ, आपका जो जज़्बा-ए शहादत है, ये जो सैक्रिफ़ाइस का जज़्बा है, ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, आपके ऊपर एहसास-ए ज़िम्मेदारी है कि मैंने अपनी माँ, बहन, भाइयों और अपने वतन की मैंने हिफ़ाज़त करनी है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो वो उस खौफ को सप्रेस कर देता है। बस यही बैलेंस है देखिए, जब ये आउट ऑफ यानी शेप चला जाता है, पलड़ा बिल्कुल पलट जाता है, तो फिर ना खौफ़े खुदा रहा, ना आपको खौफ़े यानी कानून रहा, फिर आप ऐसे वायलेंट क्राइम्स करते हैं। तो ये आपका सवाल अच्छा है, इसको हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए बाज़ मर्तबा एडिक्शन के अंदर और इस किस्म के नशे में कि जो ज़ुल्म करके इंसान को जो मिलती है, तक़वियत मिलती है, जैसे हुँ, यज़ीद ने इमाम हुसैन के साथ ज़ुल्म किया और वो हाँ, छड़ी से बैठा हुआ आपके दंदाने मुबारक को छू रहा था, छेड़ रहा था और उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। तो देखिए, एक जो टायरेंट है, उसको उसमें एक सैटिस्फैक्शन मिलती है कि काश आज मेरे आबा-ओ-अजदाद ज़िंदा होते, तो वो देखते कि मैंने उनकी कत्ल का बदला औलादे रसूल से कैसे लिया। अब हाँ, देखिए ये सेंस ऑफ रिवॉर्ड थी उसके अंदर। तो अब देखिए मैंने जैसे कहा कि एक स्टडी ने वो इंडिकेट किया था कि ये जितने भी डेफिसिट्स हैं ये लोगों के अंदर अपीयर लॉन्ग बिफोर दे कमिट एनी ऑफ दीज़ क्राइम्स। उन्होंने देखा कि चिल्ड्रन हू वेंट ऑन टू कमिट क्राइम्स जो कि बाद में उन्होंने देखा कि वो जाके उन्होंने बड़े आगे बढ़ के बड़े-बड़े क्राइम्स किए। वो उनको उन्होंने तज्ज़िया किया कि दे सिंपली फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट फेयर कंडीशनिंग। तो उनके अंदर जो खौफ और हरास का जज़्बा था ही नहीं और उन्होंने उन बच्चों को 3 साल के बाद देखा और 23 साल में जाके फ़ॉलो किया और उनमें हुँ, से देखा कि जिन बच्चों ने अपने अंदर खौफ और हरास महसूस ही नहीं किया था, वो सब के सब जेलों में थे। वो सब ओह! के सब यानी वायलेंट क्राइम्स कर चुके थे। तो देखिए उसकी बुनियाद बहुत जल्दी हो गई। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि वो बिल्कुल यानी खौफ़ज़दा नहीं होते थे।
हाँ। जबकि जबकि हम में से अक्सरियत उन हालात में खौफ़ज़दा हो जाती है। तो हुँ। देखिए ये एमिग्डाला जो है आपके ब्रेन का, जो कि चिकन नगेट की तरह से बिल्कुल रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, ब्रेन के बेसमेंट में है। ये आपका एक सिक्योरिटी का अलार्म का सिस्टम है। ये हुँ। आपको अलार्म करता रहता है कि देखो इस वक़्त दरवाज़ा खुला है, कोई आ गया, नहीं आया। फिर वो हुँ। पूछता है आपको फ़ोन करके कि किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? क्योंकि अभी दरवाज़ा खुला है और कोई अंदर घर में दाखिल हुआ है। तो आप उससे फ़ौरन कहेंगे कि नहीं, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली थी, मुझे मालूम है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है। मामला वहीं पे रुक जाता है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है और आपने उसको इत्तला नहीं दी, उसको सिग्नल को आपने जो है ना अपने अलार्म को ऑफ नहीं किया, तो वो अलार्म बजा देगा और सिक्योरिटी गार्ड्स फ़ौरन वहाँ से चल पड़ेंगे। अब हुँ। आपके पास ये होगा, या तो आप फाइट करेंगी, या हुँ। आप फ्लाइट करेंगी, भाग जाएँगी, या आप फ्रीज़ हो जाएँगी बिल्कुल। तो अक्सर हम हुँ। ऐसी ख़वातीन जो फ्रीज़ हो गईं ड्यूरिंग मर्डर या रेप की हालत में, तो हाँ। उनको जज ने बाद में यही पूछा कि कैसे मालूम कि तुम फ्रीज़ हो गई थी? ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी क्यों नहीं थी? तुम्हें हुँ। कैसे मालूम कि तुमने इस शख्स की शनाख्त की है, ये वही परपेट्रेटर है? तो उसने कहा हुँ। पूरी छत की टाइलें थी, उसने कहा 37 टाइलें हैं उस छत के अंदर जिसमें इसने मुझे लिटा के मेरी इज़्ज़त को लूटा है। और हाँ। उन्होंने मुझे भेजा सिक्योरिटी वालों को, उन्होंने काउंट किया तो उसमें 37 टाइल्स थी। तो प्रोसेसिंग तो थी लेकिन फ्रीज़ हो गया। तो आपका इसी तरह से कंप्यूटर फ्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं आ रही, कनेक्शन नहीं आ रहा, सब कुछ है लेकिन फ्रीज़ हो गई आपकी इमेज। तो वो फ्रोज़न एटीट्यूड जो है, वो आपका एमिग्डाला उसके ऊपर फिर ये 3 ही तरह से रिएक्ट करता है। तो जो वायलेंट क्राइम्स हैं, उनमें आपका ये एमिग्डाला एक अहम रोल अदा करता है। एक और ब्रेन का हिस्सा जिसको हम यानी अपनी ज़बान में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, जो बिल्कुल यानी यहाँ पे ये भी आपके जो बिहेवियर रेगुलेशन है या इम्पल्सिव बिहेवियर है, जो कि ज़्यादातर क्राइम के साथ लिंक हैं, उनमें भी बहुत अहम अदा करता है। और लोग उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा कि जो जितने भी कैदी थे, जिनके अंदर आपकी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या एसीसी की एक्टिविटी जो थी वो लो थी, वो आपके यानी कोई भी वायलेंट क्राइम होगा उसको रीऑफेंड 4 साल के अंदर-अंदर दोबारा कर सकते हैं। तो देखिए जेल से, कैद से उनको कोई यानी वो नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर उनके अंदर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो ब्रेन की है, उस हुँ। हिस्से की एक्टिविटी कम होगी तो ये दोबारा से वही 4 साल छोड़ने के बाद वो वही उसी किस्म के क्राइम्स को वो दोबारा से यानी वो कमिट करेंगे। चोरी है, डाका है, वायलेंस है, हर्ट करना लोगों का। सो देखिए ये चीज़ें जो 2 दिमाग के हिस्से ऐसे हैं कि जो आपके अंदर इन चीज़ों में बहुत ही अहम किरदार रोल अदा करते हैं। अब आप इसको और सवालों से खोजेंगी तो अच्छा, मेरा मेरा सवाल सर यहाँ पे आता है कि जो हम बचपन में फ़िल्में देखते थे, उसमें होता था मेले में, उस ज़माने में ये फ़िल्में इस तरह की बहुत आती थी कि मेले में बिछड़ गए माँ से बच्चे, एक बच्चा चला गया किसी बदकिरदार बंदे के पास, एक चला गया अच्छे बंदे के पास, वो पुलिस वाला बन गया, एक डाकू बन गया। तो इसका मतलब है उस वक़्त भी ये उनको पता होता था कि साइंस के पीछे ये है। अच्छा, फिर दूसरे ये जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, जो समझे पेशावर मुजरिम होते हैं, ये जैसे चुनते हैं उन लोगों को, वो उनमें ये सलाहियत कैसे होती है कि वो उनको चुन लेते हैं कि भाई ये तो आगे जाके हमारा काम का बंदा है, ये चोरी-चकारी करेगा, ये हमारे लिए कमा के लाएगा, ये हमारे लिए कत्ल करेगा। जैसे टारगेट किलिंग बहुत हुई है कराची में, कोयटा में। सो वहाँ पे वो चंद ही वो लोग होते थे कि जो उनको हायर किया जाता था कि तुम्हें इनको मार के आना है। हर एक को तो यकीनन नहीं मार सकता होगा। तो ये सलाहियत भी उन्हीं लोगों में होती है, जिनके साथ-साथ यही उनका भी साइज़ छोटा होता है और वो इस तरह चुन लेते हैं उन लोगों को। जी सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जो बायोलॉजी है, ये आपका मुक़द्दर नहीं है। बायोलॉजी तो हमने बयान की कि बायोलॉजी में न्यूरोबायोलॉजी और वायलेंस भी है, ये आपके अंदर वायलेंट बिहेवियर भी है। अब आप देखिए कि ये एक तो मेल डोमिनेंट बिहेवियर है।
तो मेल यानी उसके अंदर अहम किरदार है, लेकिन जो बायोलॉजी है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो मुकद्दर नहीं है। ये हर वक़्त चेंज हो सकता है। बच्चे का दिमाग जो है वो बिल्कुल ब्लैंक शीट की तरह से होता है। उसपे आप जो चाहें लिख लें। अब आप देखिए हमारे यहाँ भी अक्सर होता है कि बच्चे से 5 साल का बच्चा है, उससे आप बकरे के गले पे छुरी भिड़वा रहे हैं, कि ये निडर निकलेगा। अब आप देख लिया उसने खून भी देख लिया, ब्लड भी देख लिया, उसके अंदर जो है वो समझता है कि ये कोई बात ही नहीं है, अभी इसकी पुलाव बनेगी, बिरयानी बनेगी, दिस इज़ ऑल फाइन। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें बिल्ड अप होती चली जाती हैं। यहाँ तक कि आदमी को ज़िंदगी की, जान की कोई कदर और अहमियत रहती ही नहीं है। और वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही लोगों को प्रिपेयर करते हैं। देखिए पाकिस्तान में तो जो है वो आप 10-15 हज़ार में किसी को भी मरवा दें। अब वो जो ड्रग एडिक्ट है, जो नशा करता है, उसके लिए तो 10-15 यानी पूरे महीने की तो गोलियाँ आ गई हैं, एम्फेटामिन्स हैं, ये वो। तो वो कहेगा कि मैं नहीं खाऊँगा तो वैसे ही मर जाऊँगा, मैं किसी और को क्यों ना मार दूँ। तो देखिए वो सिलसिला तो यानी उस तरह से चलता है। लेकिन सवाल जो यानी यहाँ से यही आया कि ये जो वायलेंस है, क्या ये एक किस्म का नशा भी है? क्या ये एडिक्शन है? तो देखिए उसके अंदर यानी बहुत से लोग एग्रेसिव बिहेवियर इसलिए भी करते हैं कि इट मेक्स देम फील गुड। वो अपने आप को जो है ना उनको तक़वियत मिलती है, किसी को कत्ल करके आपने नेज़े पे सर भी चढ़ा दिए, आपने उसका मर्डर भी कर दिया, हज़रत हमज़ा का कलेजा भी चबा लिया। तो देखिए उनको ये एक तस्कीन मिलती है जो बिल्कुल नशे की तरह से। और साइंस ने बड़ी तहकीक की है कि ये इस किस्म का बिहेवियर क्या एडिक्टिव बिहेवियर एक ही तरह से हैं। और उस रिसर्च के नतीजे में इस नतीजे पे पहुँचे कि ये दोनों की दोनों एक ही सेंटर ब्रेन के जो हैं उसको वो करते हैं। अब देखिए एक शख्स जो है वो किसी बात से महरूमी का शिकार है। अब वो कहते हैं कि अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, हम गरीबों की आन-बान में क्या? यूँ जो कहता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? तो वो जो लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को एहसास-ए महरूमी को छुपाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, चाहे वो ज़ुल्म और तशद्दुद पे मबनी हो, जिससे उनको एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक तक़वियत मिलती है, एहसास-ए अपनी महरूमी का एहसास थोड़े अरसे के लिए चला जाता है उनके ज़हन से और वो फिर वायलेंट क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं कि इसको भी मार दिया, बीवी को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया और कुछ नहीं मिला तो घर में कुत्ते की पिटाई लगा दी, छोटी ज़रा-सी बात के ऊपर। क्योंकि ऑफ़िस में महरूमी हो, ज़िंदगी में महरूमी हो। सही कहा और उस पे उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो इस पे अपना हक समझते हैं ऐसा बिहेवियर करना। जैसे ज़ाहिर जाफ़र ये कहता हुआ बाहर निकला कि मैं अमेरिकी शहरी हूँ और ये नूर मुकद्दम यही मौत डिज़र्व करती थी, मतलब उसे तो शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं था। जी, अब देखिए जो जितना भी एग्रेसिव बिहेवियर है, ये इसको अपनी पॉज़िटिव फीलिंग्स से जो है ना फीलिंग्स ऑफ डोमिनेंस कि मैं मर्द हूँ, इसमें मेरा ये है, मेरा ये हक है, मेरा ये तुम जो वो करोगी जो मैं चाहूँगा, तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा। तो वो अपने आप को यानी अपनी महरूमियों को छुपाने के लिए और बाज़ दफ़ा देखिए होता है ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सेंस ऑफ पावर और डोमिनेंस को जनरेट करता है। सो हम ये कहते हैं कि ये जो एग्रेशन इस किस्म का ये लोग दूसरों के बारे में करते हैं, वो ये नहीं कि मैं जो हो वो एंग्री हूँ या मैं बल्कि यानी किसी से नाला हूँ या किसी के बारे में मेरे जज़्बात बहुत ही नेगेटिव हैं, बल्कि उनका ये होता है कि मैं किसी को मारूँगा, आई वांट टू हिट समवन। सो वो ऐसा ही है कि उनके उनके अंदर जो फीलिंग है, वो एक अच्छी फीलिंग के एहसासात डेवलप होते हैं कि वो उन लोगों से इंतकाम लें, उनसे बदला लें, जिन्होंने उनके साथ ज़्यादती की या उनकी नज़रिए में ज़ुल्म किया या उनके साथ चीट किया या उनको जो है उन्होंने किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की। देखिए जो पॉज़िटिव सेंसेशंस है ना वो उनका मामला ऐसा ही है कि
वो न्यूरल्स हमारे जो दिमाग के सर्किट्स हैं, वही सर्किट जैसे मैंने पहले कहा कि आपके नशे ये नहीं एडिक्शन के जिसमें कोकेन है, गैम्बलिंग है या कोई भी रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, जो सेंटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो ही इसी तरह से वायलेंट बिहेवियर में और क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर वही होते हैं। तो वो आप और मैं तो उसको देख के कहेंगे अस्तगफुरुल्लाह कितना ज़ालिम है कि टुकड़े-टुकड़े कर दिए, गर्दन काट दी, सर काट दिया, ज़िबा कर दिया। ये हमारी नज़र में एक किस्म की यानी ऐसा यानी आपकी जड़ें हिला देने वाला ज़ुल्म है, लेकिन उन लोगों की नज़र में ये एक किस्म का रिवॉर्ड है कि ये मैंने अपने जज़्बात की तस्कीन के लिए मैंने इसको सबक सिखा दिया, मैंने बदला ले लिया, मैंने जी, तो अपने आप को मैनलीहुड और ये मैनलीहुड आमतौर पे उन फैमिलियों में ज़्यादा होती है जहाँ पे इंटरनल कॉम्पिटिशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हों फैमिलीज़ में। जब हायरार्किकली बिल्ड होता है, तो ये इन बंदरों में भी ऐसा ही होता है कि आप अपनी पोज़ीशन को ऊपर उठाने के लिए ये दूसरों के ऊपर जो है ना इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना यानी दूसरे बंदरों को चीर-फाड़ देते हैं कि ना सिर्फ़ उसको अपने रास्ते से हटा दें, बल्कि दूसरों को भी ये मैसेज दे दें कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा, उसका मैं यही हश्र करूँगा। सर, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो इस तरह के रवैया अख्तियार करते हैं, तो वालिदैन का भी कसूर है कि उनको नज़र आ रहा है अगर, तो वो उसका ट्रीटमेंट करें या उसके साथ रवैया चेंज करें। जबकि नूर मुकद्दम के केस में तो वो उसकी अपनी माँ जो थी वो साइकियाट्रिस्ट थी और बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे। तो मतलब कसूर फिर उनका भी होगा, आप समझते हैं ऐसा? जी, देखिए अब यानी पैगंबरों के यहाँ आप देखिए ऐसी औलादें पैदा हुई हैं कि जो पैगंबरों की नहीं सुनती थी, बेगमात नहीं सारी ज़िंदगी साथ रहीं, उनकी नहीं सुनी। हज़रत नूह को छोड़ दिया, आप बाकियों को देखिए सब क्या-क्या हुआ कि रसूल के घर में रहने के बाद रसूल की यानी ज़िंदगी अज़वाज होने के बावजूद भी जो-जो हरकत थी, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई साइकियाट्रिस्ट हो या उनके अंदर यानी आम तौर पे होता है कि चिराग तले अंधेरा। देखिए जो अपने ही जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो अपने ही प्रॉब्लम्स को जो है ना वो देख नहीं पाते, वो उसको समझ नहीं पाते, वो यानी जो ऐसी सिचुएशन या कंडीशंस होती हैं, साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं, उनको वो अपने ओन प्रोफेशन का इल्यूज़न समझ के, एक शराब समझते हुए उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। तो देखिए जो साइकोपैथ्स हैं उनके अंदर बचपन ही से देखा है कि उनमें कोई सिला-रहमी होता ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा बचपन ही से कि इस शख्स के अंदर कुछ सिला-रहमी नहीं है। उसको भी लूट लिया, उसको मार लिया, कोई जा रहा है उस बूढ़ा है, उसको आप रास्ता दिखा दें, किसी की हेल्प कर दें। आपको ये लोग हेल्प करते हुए कहीं पे भी नज़र आएँगे। सो उनका जो ग्रे मैटर की डेंसिटी है देखिए फिर सवाल यही होता है कि अगर इनका दिमाग छोटा है, तो ये इतनी लंबी-चौड़ी और एक्सटेंसिव प्लानिंग किसी के मर्डर की कैसे कर लेते हैं? यानी पूरा आप देखिए कि यानी अल्फ्रेड हिचकॉक के भी आप ड्रामे देखें, जो कातिल है, ये जो सीरियल किलर होते हैं, हमारे यहाँ भी 50-50 को उन्होंने कत्ल किया और पकड़े भी नहीं गए, ये सीरियल किलर्स थे। तो उसके लिए ये आप कहेंगे कि ज़हन इनका दिमाग छोटा है, ब्रेन छोटा है, तो वो कैसे इतने बड़े-बड़े जराइम की पूरी प्लानिंग किस तरह से कर लेते हैं कि वो पकड़े ना जाएँ। तो देखिए इन लोगों के अंदर जो होता है कि जो वो हिस्से तो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रे मैटर है आपका, जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं ये वहाँ पे सारा आमद-दरामद वहीं पे होता है। जैसे लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के बारे में जो है आपने शायद वो देखा होगा एक नॉवल भी था जेम्स हैडली चेस का बचपन में हमने काफ़ी पढ़ा था वो द कलेक्टर। तो उसमें आप थे उनको बचपन ही से बटरफ्लाइज़ कलेक्ट करने का शौक था। तो वो बड़ी-बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाइज़ को लाते थे और उनके जो है वो पूरी बॉडी में पिन चुभो के उनको दीवार में फ्रेम में आवेज़ा करते थे और उसमें वो बड़ा लुत्फ़ महसूस करते थे और अक्सर ज़िंदा ही पकड़ के लाके उनके साथ ये
खूबसूरत थी तो उनको कलेक्ट करते थे। तो एक दिन उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आई, तो उन्होंने हाँ, उसको तितली समझा और कहा कि मैं इसको अगवा करके लाऊँगा और हाँ, इसको अगवा करके मैं वही हाल करूँगा जो मैंने बाकी तितलियों का किया हुआ है। तो वो हाँ, अपने सेलर में लाके उसको रखता है, हालाँकि उसको वो बेहतरीन कपड़े देता है, बेहतरीन खाने देता है, लेकिन वो सेलर था, उसको निमोनिया भी हो जाता है, वो बेचारी वहाँ पे मर भी जाती है। तो ये जो साइकोपैथ हैं, ये जो ऑब्सेसिव जिनके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं कि वो हुँ, अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हुँ, वो खाली तितलियों की हद तक ही नहीं रहती, बात बढ़ के फिर इंसानों तक आ जाती है। तो देखिए इसमें सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन और बहुत से देखिए जो साइकोपैथ का जो ग्रे मैटर की डेंसिटी है, हुँ, उसमें उन्हें इतना उसको कंट्रोल दे दिया कि वो अपनी सिचुएशन के साथ ना सिर्फ ये कि वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। अरे! मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो वो मैनिपुलेटिव होते हैं बहुत। तो वो मैनिपुलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि वो जी, पूरा बचपन का में लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ, जी, मकड़ी की तरह से जाल बुनते हैं जिसमें हाँ, वो यानी वो उस जाल में जो फँस जाती है, वो कहते हाँ, हैं ना कि उकाब को थी गरज फाख्ता पकड़ने से, हाँ, जब गिर गई तो यूँ ही नीम जान छोड़ गया। न वाह! जाने कौन-सा आसेब दिल में रहता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। वाह, तो वाह! तो देखिए मुझे इसमें तो जो ऐसा है लग रहा है कि जैसे आपने ये बात कही तो नूर मुकद्दम को भी उसने कुछ ऐसा जाल बिछाया क्योंकि सब ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे पहुँचा? यानी जो आपने कहा कि वो इस तरह ज़बरदस्त आपने बात की कि इनकी ये बातों से फिर घेर के इसको बुलाते हैं। सर इनका कोई ट्रीटमेंट हो भी सकता है फिर इतनी शिद्दत के ये लोग हैं अगर तो कोई कमज़ोर पॉइंट तो इनका होता होगा जो उनके जुर्म से पहले उनको पकड़ा जा सके या ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल है या है ही नहीं? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए जो रोमांस के अंदर या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एग्रेशन है, आप देखिए 30% जो है यानी अगर आप वायलेंट क्राइम में देखें, तो 70% वायलेंट क्राइम्स शौहर बीवी के अगेंस्ट ही करता है और जिसमें से 30% जो है वो मार-पीट की हद तक आ जाते हैं। तो देखिए इसमें शनासा होना ज़रूरी है। एक तो टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे यहाँ देखिए ये भी हमारे यहाँ ये गलत तासुर है कि बेटी को आपने विदा किया, उसके बाद कह दिया कि बेटी देखो अब यहाँ तुम्हारी पालकी यहाँ आई है, अब तुम्हारा जनाज़ा यहीं से उठेगा। अब वो हाँ। बेचारी उस जाल में मज़ीद फँसती चली जाती है कि आपने उसके बालों पर काट दिए। जब हुँ। बालों पर काट दिए तो अब वो एक तो सिटिंग डक बन जाती है बिल्कुल। तो ये जो देखिए नहीं एग्रेशन है, वायलेंस के, रोमांस के हवाले से, तो उसमें ये है कि जो जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे एक या दोनों पार्टनर जो है वो यानी सफ़र करते हों साइकोपैथोलॉजी में, जैसे डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, एडिक्शन है या नशा है, अल्कोहलिज़्म है और उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो उस रिलेशनशिप के ऊपर असर-अंदाज़ होती हैं, तो वो आपकी कुव्वते यानी जजमेंट को सल्ब कर लेती हैं। हुँ, अच्छे-बुरे की तमीज़ को सल्ब कर लेती हैं, तो इंसान हर चीज़ को अपनी अना की तस्कीन के लिए हुँ, जस्टिफाएबल समझता है कि ये सही है। इसने मेरे साथ धोखा किया, ये मेरे साथ फ्लर्ट करती थी, मुझसे हुँ, वादे किए, शादी किसी और से कर रही है। तो अब हुँ, वो जो इस किस्म की जो जस्टिफिकेशन है रिलेशनशिप में वो नशे की जैसे इन साहब के साथ नशे की आदत थी इनको, यानी शराब भी पीते थे, ये भी करते थे। वो जो है उनके ज़हन पे और माऊफ़ देखिए जो साइकोपैथ होते हैं जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जिनको होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनके दिमाग में बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन एक साथ रहती है। आप और मैं यानी आपकी तो बात कर सकता हूँ, अपना तो मैं भी शायद साइकोपैथ ही हूँ। हम उसको उनकी जो नेगेटिव सोचेज़ हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। हम दोनों की दोनों सेंसरी जो इन प्रोसेसिंग है, उसको हम रहने नहीं देते। तो इनके यहाँ आपने वो गोलम देखा होगा, उसके अंदर जो फ़ेमस स्टोरी थी आपकी अभी, कई फ़िल्में भी बनी हैं उसके ऊपर।
उसमें यही है कि उसके अंदर दोनों ही किरदार थे, एक अच्छा था, एक बुरा था, तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सा किस वक़्त शो कर गया। तो देखिए व्हाट जो हम इसमें देख रहे हैं, वो यही है कि कोई भी इंटीमेट पार्टनर आपका एग्रेशन जब लेके आता है, तो वो उस एग्रेशन का फ्लेवर थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। ये जैसे जंग-ओ-जदाल में हो या कहीं सड़क पे हो, उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। इसमें होता ये है कि ब्रेन इज़ जो है आपका वो यानी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि जो जिसमें आपके अंदर जो है वो यानी अना का मसला इस हद तक उभर जाता है कि हाँ, आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो पीपल समटाइम दे वांट टू हर्ट समवन इमीडिएटली और उसमें ये है कि वो फौरी तौर पे इंतकाम ले लेते हैं और वो बहुत ही इम्पल्सिव होता है और उसमें ये कि मार दिया, काट दिया, टुकड़े कर दिए, सोच समझ के नहीं। और बाज़ दफ़ा जो कत्ल-ओ-गारत होती है वो प्रीमेडिटेटेड होता है और इन साहब ने तो बगैर देखे किसी उसके जो है अब आप देखिए इनको बचाने के लिए वो यही कहेंगे कि ये नशे की हालत में था, इसको कुछ मालूम नहीं था, इसने क्या किया? तो कोर्ट हाँ, जो है वो आराम से फिर छुट के वापस आ जाएँगे, तो ये भी हाँ, प्रीमेडिटेटेड है। तो हाँ, आपने जो बात की देखिए इसको हैंडल कैसे करना है, तो हाँ, देखिए इसके लिए बचपन ही से अच्छी डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ और उन्होंने जापान में देखा कि जिन लोगों को की डाइट में उन्होंने फिश को जो है शामिल किया कि वो जितनी मछली खाते थे, उनके वायलेंस बिहेवियर ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस हो गए। तो हाँ, देखिए हमारी खुराक में भी फिश के अंदर है, नट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे दूसरे ज़हन के हिस्से हैं, उनको तक़वियत देती हैं, ताकि ये एमिगडाला की जो हाइजैकिंग है, ये आपका एमिगडाला जब पूरे ब्रेन को हाइजैक कर लेता है, जब ये हाइजैक कर लेता है, तो फिर किसी की नहीं सुनता वो। फिर तो वो जहाज़ ले जाके सीधा टावर में ही घुसेड़ देता है। तो उसमें आपको कोई खौफ व हरास नहीं है। तो वो जिस दिमाग के हिस्से जिसमें आप खौफ़ खुदा है, बच्चों को बताएँ कि लॉ एंड ऑर्डर फ़ॉलो करना कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कितना है। एक इंसान का कत्ल ऐसे ही जैसे आपने पूरी इंसानियत ये को ये कत्ल कर कर दिया। सकते हैं। हाँ, तो एक जान का बचाना ऐसे ही तो जब आप सिला-ए-रहमी बचपन ही से पैदा करेंगे, तो वो दिमाग के हिस्से जो आपका यानी एंटीरियर सिंगुलेट है, वहीं पे मैं समझता हूँ खुदा वहीं पे रहता है। तो हाँ, इन लोगों के अंदर उस खुदा की बजाय शैतान समा जाता है, क्योंकि हाँ। इनमें सिला-ए-रहमी जब खत्म हो गया, तो फिर उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं हो, कोई खौफ़-ओ-ख़तर नहीं होता। अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताएँ आपकी उससे मुझे गुफ्तगू से एक और चीज़ ज़हन में आई, जैसे आपने कुछ फ़िल्मों का और उनका ज़िक्र किया नॉवेल्स का। तो ये मीडिया का भी इसमें किरदार है कि इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत सारे ऐसे जासूसी ड्रामे, फ़िल्में, नॉवेल हैं। मैं भी बहुत जासूसी नॉवेल वैसे पढ़ा करती थी बहुत शौक से। तो सर ये मीडिया भी सिखा रहा है आजकल ये कि इस तरह करो, ऐसे कत्ल करो, जैसे थ्रिल मूवीज़ और हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है। इसमें ये मीडिया भी आपने बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अम, एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च हुई अभी रिसेंटली। तो हुँ, उसमें ये देखने की कोशिश की उन्होंने कि जो ये वीडियो गेम पे जो ठाएँ-ठाएँ, कत्ल-गारत, हाँ, उसको मार, ये जो बच्चे गेम खेलते हैं, क्या हुँ, इससे वायलेंट बिहेवियर जो है वो इंस्टिल होता है? इससे वायलेंट बिहेवियर की यानी परवान चढ़ता है, उसकी नशो-नुमा होती है? तो वो बहुत ही हैरान हुए ये ढूँढ के कि इससे वायलेंस क्राइम्स और करने वालों की तादाद उन बच्चों में जो ये गेम्स खेलते थे, सिग्निफिकेंटली लोअर है। क्योंकि वो अपना एग्रेशन निकाल लेते हैं गेम खेलने में, एक तो ऐसे। एग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर उनको ये भी एहसास हो जाता है कि ये मार देना यहाँ पे तो आसान है, लेकिन असल जो है वो ज़िंदगी के साथ ये सब का सब खेल है, ये ड्रामा है। तो उनके अंदर ये वायलेंस भी एक गेम ही की तरह से होता है कि जिसको वो जो है वो उनके ज़हन से वो जो प्रैक्टिकैलिटी है, जो रियल लाइफ़ की प्रैक्टिकैलिटी है, वो निकाल देते हैं। अच्छा तो आज हम इसका उल्टा समझते थे। अच्छा सर अब आएँ ज़रा ये बड़ा एक सेंसिटिव है, मैं बस इसको आखिरी सवाल ही रखूँगी, आपको मैंने ज़हमत दी। मुनशियात से हवाले से जो इदारे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान में
कि वहाँ पर जिनको इसलिए भेजा जाता है, जिन बच्चों को कि ये उनको सही करेंगे, इनकी मुंशियात छुड़वाएँगे, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उन इदारों के ऊपर भी हर्फ़ आ गया है और उसपे इन्वेस्टिगेशन बिछाई जा रही है। आप क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसा मतलब महसूस जो हो रहा है हमें कि वहाँ सही काम नहीं हो रहा और गवर्नमेंट को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए? जी सर। देखिए, पाकिस्तान में इस वक़्त मंशियात का इस्तेमाल बेइंतहा है। अब आप हुँ, देखिए कि जब से तालिबान पे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स बंद हुए हैं, वो मंशियात जो बाहर जाती थी, मॉर्फ़िन है, ओपियोइड है, हेरोइन है, पता नहीं क्या-क्या बलाएँ, ये जो बाहर जाती थी, वो बाहर नहीं जाती, उन्होंने कहीं तो जाना है, उनको असला भी चाहिए, तो वो हुँ, पाकिस्तान के रास्ते ही से स्मगल होती हैं। हुँ, तो वो जब हमारे मुल्क में आई तो जिसकी वजह से जो बहुत ही खतरनाक किस्म के नशे थे, ये पाकिस्तान में आम हो गए। तो देखिए जो रिहैब सेंटर्स होते हैं उसमें ये नहीं कि आपने इनकी जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी और इनको कमरे में बंद कर दिया 4-5 दिन के लिए और कहा कि अब दिस इज़ व्हाट विल क्योर यू। ये रिलैप्स करना इनके लिए बहुत आसान होता है। तो इनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो टेपर ऑफ करते हैं। कि वो यानी 3 डोज़ के बाद से 1 हफ्ते में 2 डोज़ पिलाए, फिर उनको 1 डोज़ पिलाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको उसमें से निकालते हैं। लेकिन देखिए उसमें कोई यानी साइकोलॉजिकल उनकी प्रोग्रामिंग ब्रेन की नहीं होती। आपने सिर्फ़ एक शख्स को जो है मीठा खाने से रोक दिया। तो उनकी जो है वो डायबिटिक होने का इलाज उसमें नहीं निकल पाता। तो इनको ये चाहिए कि प्रॉपर प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग हो और उनको आहिस्ता-आहिस्ता से टेपर ऑफ किया जाए। देखिए अब तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि अगर आप नशा करेंगे, तो वो दवाई आपके उन नशे के सेंटर्स को ब्लॉक कर देती है। हुँ, अब आप लाख लेते रहें, आपको वो किक ही नहीं आएगी। हुँ। सर तो क्या वो ज़बरदस्त ने आप बात आहिस्ता-आहिस्ता उनके ब्रेन को जो है ना वो रीप्रोग्राम करते हैं। बल्कि ऐसा हमारी जो चिप हम इस पे काम कर रहे थे उसके अंदर यही था कि जो न्यूक्लियस एक्काम्बस है ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे आपका रिवॉर्ड का सेंटर है कि आपने जब नशा लिया तो आपको एकदम से यानी रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा फ़ील करते हैं। तो वो हुँ, उसी सेंटर के जब आपने शुरू किया तो वो जो आपके ब्रेन के पेन के सेंटर हैं वो डिटेक्ट करने के बाद उन ब्रेन के सेंटर्स को स्टिमुलेट कर देती है। तो हुँ, आपको वही दवाई जो रिवॉर्ड के तौर पे आप ले रहे थे, अब वो आपको तकलीफ़देह महसूस होती है, आपको पेन महसूस होता है, तो हुँ। आप जो है ना उससे उससे ऐसा भागते हैं कि जैसे जो है यानी कुछ लोग भागे थे जंगों में तो वो अच्छा सर ये बताएँ कि जब कहा जाता है कि इस तरह के लोगों में जब जुनून तारी होता है तो इतनी ताकत आती है कि ये किसी को मर्डर भी कर देते हैं, कोई चीज़ उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं। तो ये क्या जिन्नाती ताकत आ जाती है? ये क्या कहा जाता है कि इनमें बहुत ताकत आती है? जैसे उसने सर काट दिया मतलब टाइम लगा होगा, मुश्किल होता है, तकलीफ हो रही होती है, मतलब बंदे को जो कर रहा है ये भी। लेकिन क्या वाक़ई ऐसी ताकत आती है तो मतलब वो आम ताकत से ज़्यादा कैसे हो जाती है? देखिए, होता ये है कि जब आपके ऊपर जुनूनी कैफ़ियत तारी होती है, तो ब्रेन से एड्रेनालिन रिलीज़ होती है। वो एड्रेनालिन आपके हार्ट को ऐसे पंप करती है कि जैसे आपने गाड़ी को पहले ही चौथे गियर में डाल दिया। तो हुँ, जब वो सारा का सारा थ्रॉटल उसकी पावर जो है, ब्लड सारा आपके बॉडी के जो पेरिफेरी की तरफ जाएगा, दिमाग से ड्रेन हो जाता है ब्लड। तो हुँ, दिमाग में तो जाता नहीं, वो जिस्म के तमाम हिस्सों में जब चला जाता है, तो आपको जो है एक किस्म की ऐसी नागाहानी ताकत आ जाती है आपके अंदर कि आप जो है ना आप यानी ऐसा लगता है कि जैसे इस शख्स में जिन उतर गया। वो हाँ, होता जिन-विन कोई नहीं है क्योंकि आपकी देखिए जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो चेहरा सुर्ख हो गया, सारा खून, हाथ-पाँव आपके ऐसे सख्त हो गए और उस वक़्त दिमाग बिल्कुल माऊफ हो जाता है। कि जैसे आप सोने की हालत में आ गए कि आप दिमाग बिल्कुल अनकॉन्शियस है। इसी वजह हमारे यहाँ देखिए एक बहुत ही 6-7 फुट का एक टोरंटो का मशहूर किस्सा है। 7 फुट का एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, खेल के आया, थका हुआ भी था, 27-28 बरस की उसकी उम्र थी, बहुत ही ताकतवर किस्म का जिन्नात टाइप का। तो हुँ, रात को ख्वाब में उठा वो ड्राइव की गाड़ी उसने उस और ड्राइव करके अपने ससुराल पहुँच गया और वो गैराज से उसने खंजर लिया और अपने ससुर और अपनी यानी दोनों को
उसने पूरी तरह से मार डाला। मार हाँ, के वो गाड़ी ड्राइव करके पुलिस स्टेशन गया और उनसे पुलिस वालों से कहने लगा मेरे ख्याल में मैंने किसी को कत्ल कर दिया है, मुझे पता नहीं कौन है। और उन्होंने जब उसको देखा तो उँगलियाँ कटी हुई थी, ना उसको दर्द महसूस हो रहा था और कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। तो हाँ, वो देखिए केस कई दिन तक चलता रहा कोर्ट में, कोर्ट ने उसको एक्विट किया कि ये उस वक़्त स्लीप वॉक कर रहा था, ये एक नाइट टेरर था उसके लिए, जिसके हाँ, अंदर उसने ये एक्ट किया हालाँकि उसकी ना ससुर से कोई दुश्मनी थी, ना अपनी सास से कोई दुश्मनी थी। तो वो हाँ, सिर्फ़ उस हालत में उसने जो है ना ये क्राइम किए, वायलेंट क्राइम। तो जो लोग इस किस्म की जब ज़हन माऊफ़ हो जाता है, तो वो सिर्फ़ एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एक ज़िंदा लाश बन जाते हैं और उस लाश के अंदर जो ताकत आती है वो यही है कि जो ब्रेन से एड्रेनालिन रिलीज़ हुई, उसने जो हार्ट को पंप किया। आप देखिए जिन लोगों पे अक्सर यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी हाँ, भी यही सूरत-ए-हाल, यही कैफ़ियत होती है। उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि 4 आदमी भी उनको रोक नहीं सकते और हमारे यहाँ कहते हैं कि जिन चढ़ गया। असल में हाँ, होता है जिन-विन कुछ नहीं है। वो हाँ। ब्लड से ब्रेन ड्रेन हुआ, जिस्म के तमाम हिस्सों से ड्रेन हुआ और उनको जिस्म में इतनी ताकत आ जाती है कि वो मसल्स जो है ना वो फुली फंक्शनल हो जाते हैं। हुँ। सर आपने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं और मतलब एक बहुत गहरी इल्मी गुफ्तगू और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो सर आखिर में मैं भी ये कहना चाहूँगी और अगर आप भी कुछ कहना चाहें कि ये जो जो गुफ्तगू से डॉक्टर नवेद सैयद की पता चला वो यही कि इनकी मतलब पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो अगर ऐसा रवैया या ऐसी हरकत व सकनात अगर हम अपने आस-पास के लोगों में या बच्चों में देखें तो हमने उनकी मदद करनी चाहिए और मदद ऐसे करनी चाहिए कि जैसे सर ने बताया मेडिकेशंस मौजूद है। मैं सही कह रही हूँ मेडिकेशंस इस तरह की उसके लिए जी, मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है, जिससे जी, आप उनको किसी नूर को कत्ल करने से रोक सकते हैं। सर आखिर में कुछ कहना चाहें तो? जी, मैं यही कहूँगा कि देखिए ये जो बायोलॉजी है ये आपका मुक़द्दर नहीं है कि अगर आपकी जीन्स में भी ये चीज़ है देखिए माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जो माँ के ऊपर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उससे हुँ, बच्चे की ज़हन पे बड़ा असर पड़ता है। वहीं से वो पॉज़िटिव और नेगेटिव उसके अंदर एटीट्यूड क्रिएट होते हैं और फिर जब वो बचपन में इस तरह से देखता है कि माँ को बाप मार रहा है, इसी तरह हाँ, से बहन-भाइयों की पिटाई, डंडे के साथ स्कूल गए तो हमें भी याद है कि माँ-बाप यही कहते थे कि देखिए हड्डियाँ हमारी हैं, बाकी आपका है। तो वो तो उसको लाइसेंस मिल जाता था कि पीटो जो भी है। तो ये हाँ, जब सिर्फ़ वायलेंस देखते थे और वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो कल्चर के नाम पे हो, चाहे वो सोसाइटल हो, फैमिली के नाम से हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं न आप देखिए ये तह पे तह जमती चली जाती है। तो जिसके हुँ, नतीजे में जो है वो वायलेंस ब्रेन के हिस्से असरात को जो आपको यानी तशद्दुद पे आमादा करते हैं, आप उनको उनकी परवरिश करते हैं और वो हिस्से जो आपको इनसे रोकते हैं क्योंकि देखिए दिमाग में तो उतनी ही जगह है। अगर हुँ, कहीं पे जगह बढ़ रही है, जैसे मोटर होम में आप रहती हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने किचन से चीज़ उठा के लिविंग रूम में रख दें, लिविंग रूम्स वो तो हुँ, जो जहाँ है वो वहाँ पे है। तो इसी तरह से हमारा दिमाग का भी है कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वहाँ पे है। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी कहीं तो उसका असरात कहीं और पड़ेंगे, वो उसके एक्सपेंस पे होगी। तो अगर आप जो मुस्बत असरात हैं दिमाग के बच्चों में, आप उनको रहम सिखाएँ, सिला-रहमी सिखाएँ, उनसे आप बच्चों की बचपन ही से तरबियत करें कि देखो एक चूंटी को भी मारना हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। इमाम ज़ैनुल इंशाअल्लाह। आबिदीन अलैहिस्सलाम अक्सर दरख्तों की परवरिश करते थे। तो कुछ बच्चों को आपने पत्ते तोड़ते हुए देखा तो आप उनके पास आए कहने लगे, देखो बच्चों, ये हर पत्ता अल्लाह की हम्द व सना करता है। तुमने हाँ, इस पत्ते को उस हम्द व सना से महरूम कर दिया। ये बात कह के आप चले गए। बच्चों ने वहीं पे पत्तों को छोड़ दिया। तो देखिए हाँ, बच्चों में जब आप सिला-ए-रहमी परवान चढ़ाएँ और हाँ, उनके साथ अच्छी खुराक रखें ताकि दिमाग जो है शैतान की आमाजगाह ना बने, अच्छी खुराक हो, विटामिन्स हैं, मिनरल्स दें, बच्चों को हुँ, अच्छी तालीमात दें, अच्छे घर का अच्छा माहौल उनको और कभी भी आप ज़ुल्म तशद्दुद देखें तो उनको कंडेम करें, कोई सिला-रहमी देखें तो उसको प्रमोट करें, तो बच्चे खुद ब खुद तरबियत पाके ऐसे हो जाते हैं कि वो मुस्तकबिल के मेमार भी होंगे और साहिब किरदार भी होंगे।
बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद सईद साहब, आपने बहुत टाइम दिया। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि हम आपको एक तो साइंटिफिक प्रूफ भी आपको मिल गया और साथ में ये भी कि जो एक लेसन मिला कि अपनी ना सिर्फ बच्चों की तरबियत यानी बेटों की तरबियत अच्छी करें, अपनी बेटियों को भी मजबूत बनाएं ताकि वो नूर की तरह अपनी गर्दनें ज़िबा करने के लिए किसी ज़ाहिर जाफ़र के हवाले ना कर दें। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आरा से हमें आगाह करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।